जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या किस प्रकार से की और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वो क्या बताता है। इसकी थर्ड थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की कि किस प्रकार से समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार से यहाँ पर साम्यवाद स्थापित होता है, किस प्रकार से पूंजीवाद का अंत होता है। इन सभी के वो जवाब यहाँ पर देता है। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया। उनके अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा समाज के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी और विचारधाराओं को निर्धारित करता है। इस प्रकार से जो आर्थिक आधार है वहाँ पर उत्पादन की शक्तियों का महत्व है और उत्पादन के संबंधों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन भी होता है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। वर्गों से वो क्या तात्पर्य लेता है? वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहा जाता है जो उत्पादन के किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होते हैं और साधारण हित जिनके एक प्रकार के होते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण कार्ल मार्क्स है उनका इस लक्षण है कि आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए वे ये कहते हैं कि जिस समूह के कारण या उनके जो हित है वो एक जैसे होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। ये वर्ग होते हैं आर्थिक हितों के आधार पर, जैसे मिल मालिक हो, जमींदार हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, तो इन सब के आर्थिक हित एक जैसे होते हैं। इसलिए मालिकों का एक वर्ग बन जाता है, जमींदारों का अलग, व्यापारियों का अलग, किसानों का अलग, श्रमिकों का अलग। नेक्स्ट वो बताता है संघर्ष से क्या तात्पर्य है। संघर्ष का तात्पर्य यहाँ पर कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है, बल्कि संघर्ष का तात्पर्य है असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय क्या है? समाज में निरंतर युद्ध की जैसी स्थिति, अपितु केवल इसका इतना अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से उसमें हमेशा असंतुष्टि की भावना रहती है और वो असंतुष्टि के कारण क्या करता है? वो कभी असहयोग करता है, कभी स्ट्राइक्स करता है, कभी क्रांति करता है, कभी विरोध करता है, कभी वो कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार से समाज में दो वर्ग हो जाते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं समाज में? एक तो शोषित और एक शोषक वर्ग। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की हम बात कर रहे हैं। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास है वो वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित नहीं होता, बल्कि किस पर निर्भर करता है? संघर्ष पर। और समाज में जब ये दो वर्ग बनते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, इस प्रकार से दोनों वर्ग जब समाज में आपस में संघर्ष करते हैं तो अंत में निष्कर्ष के रूप में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल के आधार पर न होकर बल्कि किससे रिलेट करता है? संघर्ष से। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ये बताता है कि समाज में कहीं भी सहयोग नहीं है, बल्कि क्या चला आता है? संघर्ष। और ये संघर्ष किसके बीच में होता है? वर्गों के बीच में। आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के लिए साधनों के आधार पर वो समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है। एक तो पूंजीपति जिसको बुजुर्वा कहता है, जिसमें मिल मालिक, कल कारखानों के मालिक या पैसे वाले लोग शामिल होते हैं, और दूसरा श्रमिक वर्ग जिसमें किसान, श्रमजीवी, जिसे वो सर्वहारा के नाम से जानता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक वर्ग मतलब बुजुर्वा और सर्वहारा, आपको इनके नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पूंजीपति का नाम तो बुजुर्वा है और जो किसान है, श्रमिक है, उसका नाम है सर्वहारा। ये दोनों, इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? इसका भी कारण है क्योंकि जो बुजुर्गा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो क्या चाहता है? अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और जो ये श्रमिक होते हैं वो उनका शोषण करता है, वो उनको कम से कम देना चाहता है। और जो श्रमिक होते हैं उनको उनकी मजदूरी प्राप्त ठीक प्रकार से नहीं होती। इसलिए समाज में दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है
और यही संघर्ष है जिसके कारण अंत में क्रांति होती है। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत इनका क्या निकलता है कि अंत में दोनों वर्गों में यह क्रांति या संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जो श्रमिक होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, वो पूंजीपति वर्ग का विनाश कर देता है, मतलब उसे समाप्त कर देता है। पूंजीपति वर्ग छोटा होता चला जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पूंजीपति वर्ग अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, वे उसे उद्योगों में लगा देते हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन वास्तव में निर्धनों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और अंत में धीरे धीरे जो श्रमिक है इनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका उत्पीड़न ज़्यादा होने के कारण ये क्रांति करते हैं और क्रांति के कारण ये राजनीतिक संघर्ष एक प्रकार से हो जाता है और अंत में जो श्रमिक है उनकी विजय हो जाती है। इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से उनकी सत्ता छीनी वह स्वयं शोषणकर्ता भी सिद्ध होता है बाद में। इसलिए अब तक जितनी क्रांतियां हुई उसने इतिहास को अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया, परंतु पूंजीपति और जो सर्वहारा वर्ग के संघर्ष से जो क्रांति होगी वो इन सब क्रांतियों से अलग होगी। उसके कारण जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो बुजुर्गा वर्ग है, उसका अस्तित्व ही अंत में समाप्त हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग जीत जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि पूंजीपति या पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है और अंत में वो कहता है कि इस संघर्ष में उसका विनाश होता है और विजय सर्वहारा वर्ग की हो जाती है। इसके आधार पर जो निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं उसमें है, नंबर 1 है उत्पादन साधनों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। सेकंड है समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के कारण होता है, न कि सहयोग के द्वारा। थर्ड है समाज में मुख्यतः 2 ही वर्ग होते हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं, पूंजीपति और श्रमिक, और उनके हित हमेशा विरोधी ही होंगे। फोर्थ है जब तक वर्ग में चेतना या वर्ग संगठन नहीं होता तब तक वर्ग संघर्ष तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ पाता। फिफ्थ है वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्गों के हाथ में आ जाती, मतलब पूंजीपति वर्ग की सत्ता श्रमिकों के हाथ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष या क्लास जो स्ट्रगल है इसकी किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जाएगा। नंबर 1 है मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष से ही सब कुछ होता है, इतिहास उसी से बना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास का निर्माण या समाज का निर्माण संघर्ष से न होकर बल्कि सहयोग से होता है। सेकंड है वर्ग की अस्पष्ट और दोषपूर्ण परिभाषा उन्होंने बताई। उन्होंने वर्ग बताया है कि मजदूर है, पूंजीपति है, कार्य के आधार पर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। थर्ड है समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की ये भी आलोचना की जाती है कि उसने समाज में केवल 2 ही वर्ग बताए हैं। वो एक तो बताया पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। उसने बीच वाले वर्ग मतलब मध्यम जो वर्ग है उसकी यहाँ पर उसने अवहेलना कर दी है, उसकी कहीं भी वो बात नहीं करता है। फोर्थ है मार्क्स की जो क्रांति की धारणा है वो भी गलत है। वो ये कहता है कि हमेशा क्रांति होती है, क्रांति के बिना राज्य और समाज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक जो कार्य है वो क्रांति से ही होगा। फिफ्थ है मार्क्स की भविष्यवाणी का कहीं भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो ये कहता है अंत में ऐसा होगा, साम्यवाद जीत जाएगा और अंत में क्लासलेस वो समाज बन जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा उसने कहीं कोई प्रूफ नहीं दिया है, वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष सिद्धांत का क्या महत्व है। मार्क्स ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों की व्याख्या की। पूंजीवाद के संबंध में जो मार्क्स की भविष्यवाणियाँ थी वो गलत सिद्ध हुई। गलत कैसे सिद्ध हुई हमने पिछले वीडियो में या पहले हमने पढ़ा है, जो 3rd ईयर में चैप्टर आता है। यह हमें पता भी है कि 1991 में जो सोवियत संघ है वहाँ पर कोलैप्स हो गया है साम्यवादी गुट का, और पूंजीवादी जो वर्ग है उसका आज तक विनाश नहीं हुआ है। पश्चिमी गुट आज भी अपनी प्रगति पर है, तरक्की कर रहा है, जबकि साम्यवादी या सोशलिस्ट गुट था उसका कोलैप्स हो चुका है, उसका विघटन हो चुका है। इसलिए जो मार्क्स की भविष्यवाणियाँ थी वो गलत हुई। लेकिन फिर भी
जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स ने देखा, सोवियत संघ चीन यहाँ पर ऐसा हुआ, इसलिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी अपनी जगह महत्व रखता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।